हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड का पेपर है उसको कंटिन्यू करते हुए उसका जो लास्ट 2 सेक्शंस हैं डी और ई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी को पहले वीडियो में कर चुके हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेक्शन डी यानी क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। सेक्शन डी आपका जो है कितना है, 5 मार्कर्स हैं। कितने हैं, 5 मार्कर्स के 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें 2 आपके ऑप्शन भी होंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 32 का, जो 2 पार्ट है, 2 पार्ट नहीं में एक ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ए वाला जो पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो आपको दिया हुआ है क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, आपको बेसिकली ग्राफिकली सॉल्व करना है। समझे, इसको एल्जेब्रिकली तो बहुत आसान है, ग्राफिकली भी बहुत आसान है। थोड़ा सा इसमें क्या है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको ग्राफ में और वो थोड़ा प्लॉट करने पड़ते पॉइंट, फिर भी स्टिल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ग्राफ। ठीक है, और रफली ड्रॉ कर पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट तो ग्राफ है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि करेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं फॉर बोथ द इक्वेशंस। वी विल प्रिपेयर अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें हम 3 पेयर ले लेंगे। ठीक है, ये x है, ये y है फॉर दिस। एंड सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे x एंड y। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो, अगर x इज इक्वल टू मैं 0 रख देता हूँ, सपोज y इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। अगर मैं, अब मुझे क्या निकालना है, कम से कम 3 वैल्यू लेनी है। x इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। अच्छा 3 0 तो हो गया। ठीक है ना, तो माइनस 1 रख दो। इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1, अब कोई भी वैल्यू आपको रैंडमली कोई वैल्यू चूज करनी है जिससे कि आपका जो x और y की वैल्यूज होल नंबर आए। हमारे ट्राई क्या करते हैं, हम तो कुछ भी रख सकते हैं, बट क्या है, x और y की वैल्यू अगर आपको होल नंबर आती है तो प्लॉट करने में आसानी रहती है। तो आप क्या करेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा। तो आपके जो पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर 3 0, यानी ये पॉइंट करते हैं, और आपको प्लॉट 1 1 एंड -1 2। दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू प्लॉट फॉर दिस इक्वेशन। नाउ कम टू दिस इक्वेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 तो -4। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर आप y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू, अगर 1 तो नहीं रखोगे, x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, अगर आपको, अब आपको क्या चाहिए, वैल्यू जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आपने 0 रखा। अगर वाई इज इक्वल टू सपोज मैं कितना रख लूँ, 1 रख लेता हूँ। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 रख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 3, 8 + 3 11, तो ये वो नंबर नहीं आएगा ना। वाई इज इक्वल टू 2 रख लो। वाई इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो गया, देखो वाई इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -6। 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और इफ आई पुट x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू सपोज मैं 4 रख लेता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर 4 रख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, -12 + 8 -4, -4 4 यानी 2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसके लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -4 0, -1 2 एंड 2 4। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, प्लॉट करनी है। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है। देखो रफ में एक स्टेप आपको बताता हूँ।
आपका यहाँ पर कहाँ 3 मैक्सिमम वैल्यू है और -1 है यहाँ पर, ठीक है ना। y में क्या है 3 और -1, y मतलब 2 तक ही है, यहाँ -4 है x में और -4 से लेकर 2 तक है, ठीक है। यानी x में आपको, ठीक है, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ऐसे आप कर लो, ठीक है। अब देखो ये x है आपका, ये x डैश है, y डैश, ठीक है ना। दिस इज योर ओरिजिन। अब कैसे प्लॉट करेंगे आप, देखो पहले क्या करके 3 0 को प्लॉट करो, 1 2 3 3 0 मतलब ये हो गया, ठीक है। 1 1 1 एंड 1, दिस इज समवेयर लाइक दिस, यहाँ पर कहीं होगा। -1 2 -1, दिस इज -1 एंड 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। -1 2 मतलब यहाँ पर कहीं होगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो जहाँ भी होगा ये -1 2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक ऐसे कोई आप एक लाइन खींचेंगे, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर, क्या है ये, x + 2y = 3, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, -4 0 -1 -2 -3 -4 0 ये पॉइंट है, एंड -1 -2 -1 2 ये यही पॉइंट होगा, -1 2 यही होगा ना, ठीक है। एंड 2 4 1 2 3 एक और ले लो यहाँ पर, ठीक है ना, 4 1 2 2 4 मतलब यहाँ पर लगभग, ठीक है। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये क्या करो आप इसको, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2x - 3y + 8 = 0। तो अब देखो ये कहाँ पर काट रहे हैं, यू हैव टू सी वेयर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, आपको ये तो देखना होता है, ठीक है ना। ये आपने दोनों ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे, आपको क्या देखना होता है बेसिकली कि कहाँ पर ये काट रहे हैं, वही जब वैल्यू जहाँ पर काट रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो देखें हम कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है -1 और 2, तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट -1 2, सो दिस इम्प्लाइज x = -1 एंड y = 2, ठीक है ना, सिंपल है। तो x = -1 y = 2 इज योर सोल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट का जो और पार्ट है, दिस इज योर 32 का और पार्ट देखो, ठीक है। इसमें क्या कहता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए and another from point B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speeds as before, they meet an hour. एक घंटे मिलते हैं। What are the speeds of the two cars? ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, दो पॉइंट, दो आपको हैं, दो प्लेसेज हैं, क्या है वो, ए एंड बी है कोई, ठीक है ना। देयर आर टू प्लेसेज, ए एंड बी मतलब ऐसे हैं, ठीक है, ए एंड बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। ये दिया हुआ है ना आपको। एक कार पहले, अब जो दो कंडीशन दिए हैं, अब लेट उनकी स्पीड, दो कार एक ए से बी की ओर आ रही है, एक बी से ए की ओर आ रही है एक बार में, ठीक है। मतलब एक कार ए से जाती है और दूसरी कार बी से जाती है, ठीक है ना। अब इसमें दो कंडीशन है, एक बार तो वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक बार क्या कर रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इन फर्स्ट केस दे आर गोइंग लाइक दिस, और सेकंड केस में क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये इधर को आ रही है तो दूसरी भी इधर को आ रही है, ठीक है ना। तो पहले पहले और इनकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है, तो हम वही स्पीड निकालनी है। अब मान लेते हैं, लेट द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, टू कार्स मतलब एक जो ए से जाती है और जो एक जो कार बी से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, उनको ही हम ए वाली जो स्टार्ट होती है उसकी मान रहे हैं x किलोमीटर/आवर, ठीक है, एंड y किलोमीटर/आवर, मतलब जो ए से स्टार्ट होती है उसकी x किलोमीटर/आवर है,
बी से स्टार्ट होती है उसकी y किलोमीटर पर आवर है, वी हैव एज्यूम्ड इट। नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम डायरेक्शन मतलब ए से जो वही वो इधर को गई और बी से भी क्या हुई वो भी इधर को चलेगी, ठीक है ना, यही तो हुआ। समझ रहे बात को, सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए से जो जा रही है बी की ओर जाएगी, बी कहीं और आगे की ओर जा रही है, ठीक है। इट मीन सेम डायरेक्शन, द स्पीड one car start from A and another start from the same. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. वो कहाँ मिलती हैं? 9 hours में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? 9 hours में। देखो 9 hours में मिलने का मतलब क्या मतलब है? यहाँ पर देखो 9 hours में मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये भी दोनों डायरेक्शन में से कहीं यहाँ जाके मिल रही हैं, कहीं यहाँ जाके ये पॉइंट कहाँ पर मिल रही होंगे? पॉइंट सी में मिल रही होंगी कहीं, ठीक है ना, पॉइंट सी में मिलेंगे जाके, ठीक है। पॉइंट सी पर क्यों मिलेंगी भाई? ए ने, इसका मतलब ए ने सी पर जाके पॉइंट बी को, कार बी को, जो कार बी से जो पॉइंट से जो स्पेस प्लेस से जो कार जो छूटी थी, जो चली थी, उसको ओवरटेक कर दिया। इसका मतलब क्या मतलब है कि कार ए की स्पीड क्या है? ज्यादा है, बी की स्पीड कम है। तो आप यू कैन यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये क्लियरली आपको क्लियर हो गया यहाँ से। और वही स्पीड है दोनों केसेस में, ठीक है ना। दोनों स्पीड में चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, उनका जो स्पीड है दोनों कार्स की सेम है। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका और ये भी क्लियर हो गया कि जो ए से जो कार जो गई है या जो स्टार्ट की है जिसने, उस कार की स्पीड क्या है? ग्रेटर है देन द दैट फ्रॉम द प्लेस बी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तभी तो ओवरटेक करेगी उसको, ठीक है ना। यहाँ दोनों मिल रहे हो तो टाइम टेकन, अब सॉरी डिस्टेंस, ये निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम ए इन 9 आवर्स। भाई 9 आवर्स में कितने, दोनों ने अगर बराबर दोनों मिल रहे हैं ना, 9 आवर्स जो माना ये पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, तो एक यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ये डिस्टेंस कवर करी है ये। तो ए से जो कार गई है उसने क्या डिस्टेंस कवर करी? ए सी। दिस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू, देखो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। देखो यहाँ नहीं पता आपको क्या होता है, ये होता है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इनटू स्पीड, यही तो होगा। टाइम इनटू कितना टाइम लिया उनने? 9 आवर्स। और कितनी स्पीड उसने, स्पीड क्या थी उसकी? एक्स। जो कार मैंने माना ना, जो एक्स से जो ए से जो कार जो गई उसकी स्पीड कितनी थी? 9x। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम बी उसने कितनी देर की होगी? वो भी तो 9 आवर्स में उसकी स्पीड कितनी थी? अलग थी, 9y, ठीक है ना। अब इन दोनों ने कितनी, अब इनके ये दोनों कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? अब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? बात समझ रहे हो? इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक गई सी, ठीक है। ए वाली जो कार गई यहाँ से यहाँ तक गया और बी वाली कार यहाँ से यहाँ तक गई। इसका मतलब दोनों ने बी तो इतना ही चला है ना। बी हैज कवर्ड इन 9 आवर्स ओनली दिस डिस्टेंस। सो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से ए ने यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 9x। इस केस में देखो ये कितनी है, इसका मतलब 9x है और ये कितना है? 9y है, ठीक है। अब 9x इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। सो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू 80। 9 से डिवाइड करो 20, इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है ना। यही तो होगा। अब नाउ सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पर सेकंड केस में ठीक उल्टा हो रहा है। अब सेकंड केस में डिस्टेंस तो इनके बीच की वही है। सेकंड केस में कार ए जो है यहाँ को जा रही है और कार बी दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं। एंड विद सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन एन आवर। 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट? तो टाइम तो डिस्टेंस कवर्ड
बाई द टू कार, एक ही लाइन में लिख देता हूँ, इन 1 आवर कितनी हो जाएगी? देखो यहां से यहां तक 1 आवर में कितनी हो जाएगी? 1 इंटू एक्स, एंड 1 आवर आर द डिस्टेंस इज covered by this are 1x x या 1x and y सॉरी किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब जो कार यहाँ से ए से चली उसने x किलोमीटर कवर की होगी और जो b ने कवर की वो y किलोमीटर करी होगी। अब देखो, अब कहीं ना कहीं मिल रहे हो, 1 घंटे में मिल जाते हैं, मतलब वो क्या होगा, कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पर मिल रहे हो, डी पॉइंट में मिल रहे हैं, सपोज दे आर मीटिंग सपोज एट पॉइंट डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है x, ये इसने x डिस्टेंस है कवर की, b ने कितनी की y, x और y के बीच में मिल गया तो कितना आ गया 180, टोटल तो 180 किलोमीटर है ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बन गई है तो आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे दोनों, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा तो x और आपका यहाँ पर बिठाता हूँ, ठीक है, इसको बिठा देता हूँ, आपको सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशन 1 कहाँ गई, यहाँ पर इक्वेशन 1 से हमको बात मिल जाएगी। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 100 मतलब पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 100 इन एनी वन इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड में कर दो, इन 2, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस y इज इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 80। सो आपको क्या निकाली थी, स्पीड ऑफ द टू कार्स आर 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर पर आवर हो गया कि जो ए से चला, जो कार ए से जाती है और जो बी से जाती है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, 33 में करते हैं। 33 क्या कहता है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कुलर इक्वेशन, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, ठीक है, इसको आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से कोई टेंजेंट डालते हैं, इस पर टेंजेंट खींचते हैं, बिकॉज यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ दी टेंजेंट्स आर इक्वली, आप जानते हैं, तो आपको प्रूव करना है कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल आपको एक कॉन्ग्रुएंट एंगल दिखाने होते हैं, आपको ये और ये इक्वल प्रूफ दिखाने होते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ये 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये कॉमन है, ठीक है ना, ये रेडियस है, तो ये आपका इजीली यू कैन कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं, मतलब ये आपको प्रूफ खुद ही करना है इसको, ठीक है। नाउ इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, तो यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन दैट, एक अब आपको जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है वो ये है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, कि ऐसे कुछ एक आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल तो ठीक है, मान लो टच कर रहा है, ABC क्या है, ABC PQR ऐसे दिया हुआ आपको, ठीक है ना। नाउ क्या दिया, गिवन दैट सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग द साइड्स AB BC एंड C एट R P एंड Q, ठीक है ना, R P एंड Q पर टच कर रहा है, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 33 आपका, ठीक है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड नेक्स्ट CQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपका CQ कौन सा है, ये कितना है, ये 5 है,
ये कितना है 7 है, और पूरा ए बी कितना है 10 है। अब आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो यहाँ से क्या आपको निकालना है, बेसिकली क्या पता है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, ये निकालनी है आपको, बीसी निकालनी है, मतलब आपको कैसे निकालनी है, बीपी और बीसी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो बीपी, आप जो थ्योरम आपने जो अभी प्रूव करी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, उसी को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी, ये टेंजेंट है ना यहाँ पर, ये भी इसका टेंजेंट है, बी से टेंजेंट खींच रहे हैं, तो बीपी सॉरी बीपी इज इक्वल टू बी आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो जो भी है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई, ये 5 है तो ये भी 5 है, इसका मतलब लिख दो यहाँ पर। इसी तरीके से ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 7, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बीसी निकालना है, बीसी निकालने का आपको पता, अब आपको पीसी तो पता लग गया, आपको क्या पता करना है, बी आर पता करना है, बी आर कैसे आप पता कर लो तो आपको ये पता लग जाएगा। अब बी आर के लिए क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या है, देखो ए बी माइनस ए आर इज इक्वल टू बी आर होगा, ठीक है ना, तो ए बी दिया हुआ है ना आपको, दिस इंप्लाइज 10 माइनस ए आर कितना है 7 इज इक्वल टू बी आर, दिस इंप्लाइज बी आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर, यानी बी आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी प्लस पी सी इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पार्ट थे इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा 5 में मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 33 हो गया, 34 में आते हैं। 34 जो क्वेश्चन आपका, इट इज फ्रॉम योर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर, क्या है आपका ये, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या कहता है, देखो पढ़ो इसको, अ बॉय 34 है, अ बॉय whose आई लेवल इज 1.35 मीटर, देखो अब बॉय के यहाँ पर देखो कभी कभी दो केस होते हैं हमारे पास, जो ऑब्जर्वर होता है या तो उसकी हाइट अमूमन जनरली क्या होता है नहीं दी होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नॉट गिवन, ठीक है, बट इन सम केसेस इट इज गिवन, whenever it is given you have to consider the height of the observer also, ठीक है ना, तो उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, otherwise if it is not mentioned in the question you can take the observer as a point observer, मतलब हाइट उसकी 0 मान सकते हैं आप, ठीक है ना, but here it is not the case, here the height of the observer is given, it is at 1.35 meter from the ground, spots a balloon, a boy whose eye level is 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground, ठीक है, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree, after 12 seconds the angle of elevation reduces to 30 degree, if the speed of the wind is 3 meter per second then find the height of the balloon from the ground, ठीक है ना। अब आपको देखो, इसको पहले आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात ये, पहले आप ग्राउंड बनाओ, ये ग्राउंड है, ठीक है, बॉय की हाइट इतनी थी, ठीक है, यहाँ पर बॉय रहा होगा, ए बी क्या है, ए बी बॉय की हाइट है, ठीक है, आई लेवल है बी पर, ये 1.35 मीटर है, ठीक है ना, हाइट इसकी। एक बैलून को वो क्या करता है, एक बैलून को कहीं पर देखता है वो, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ देखता हो, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसका तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ये बनेगा फिर तो, ठीक है ना, ये 1.35 हो जाएगा। अब वो क्या करता है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है वो 60 डिग्री, ठीक है, इसको क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनना है। नाउ वो क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60, आफ्टर 12 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब बैलून ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है ना, आपको लिखा है मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बैलून पहले यहाँ पर था, उसके बाद धीरे 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 मूव किया वो कहीं यहाँ चला गया होगा, ठीक है ना, जहाँ भी गया, उसके बाद इसने बॉय तो यहीं पर है, इसने उसको फिर देखा, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको वो कर लूँ, ये एंगल कितना बना उसका 30 डिग्री, ये रिड्यूस हो गया, एंगल कितना बन गया उसका 30 डिग्री, पहले कितना था पूरा एंगल, ये 60 डिग्री, ठीक है ना, ये पूरा एंगल बड़ा वाला 60 था, अब कितना बन गया एंगल 60 डिग्री। तो मान लेते हैं पहले बैलून सी पर था,
अब कितना हो गया डी पर, ठीक है, ये ई है पॉइंट, ये एफ मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत, और ए बी, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, जो आपको लिखना है, लेट ए बी विद बॉय सी एंड डी, ऐसे लिखो इसको, लेट ए बी बी द बॉय सी एंड डी बी द पोजिशन ऑफ पोजिशंस ऑफ द बैलून। मतलब पहले वो बैलून सी पर था, फिर वो ऐसे उड़ा मूव किया तो यहाँ से डी की ओर पहुंचा, तो जब सी पर था, बच्चे ने यहाँ से किसी बॉय ने देखा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, हॉरिजॉन्टल जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है हमेशा, ये कितना था पहले 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज योर 60 डिग्री, ठीक है ना। आफ्टर 12 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री रह गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। आपको ये हाइट निकालनी है, ग्राउंड से हाइट निकालनी है बैलून की, ग्राउंड ये है ना, ग्राउंड से ये हाइट निकालनी है आपको पूरी, ठीक है, यहाँ तक ये लेवल कितना है, बॉय का हाइट का लेवल है, और ये आपको पूरी निकालनी है हाइट, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो अब इसमें क्या है, क्या क्या दिया आपको, दिस इज योर ए बी इक्वल टू 1.35 मीटर, ठीक है, 1.35 हो गया, और जो विंड की स्पीड दी है वो भी दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा होगा उसको, ये डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, ये यहाँ से जो समय लगेगा वो स्पीड को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या होता है, आपने ये लिख दिया, स्पीड आपको दी है, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल, इसमें देख लेते हैं बड़े वाले में, इन ट्रायंगल किसमें, बी ई सी, बी सी ई क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा 60 है ना, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। दिस इंप्लाइज tan 60 आपका वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू सी कितना होगा, सी सपोज जो भी है इसकी माना, ये हाइट मान लो एज मान लो, ठीक है, सी एस डी एफ इज इक्वल टू एज है, तो सी भी एज मान लो आप, एज अपॉन बीई, बीई कितनी है, बी भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू बीई √3 बी या बी इंटू √3 जो भी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको। अब देखो इन ट्रायंगल, अब एक दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा एंगल आपका ये बन रहा है, कौन सा, ये और ये कौन सा है, बी डी एफ, इन ट्रायंगल बी डी एफ tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी एफ अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पर, पूरा ये कौन सा है, बी एफ, दिस इंप्लाइज tan √3 1/√3 इज इक्वल टू डी एफ कितना है, इज इक्वल टू एच, ठीक है, अपॉन एच अपॉन क्या है, बी एफ को क्या लिख सकता है, बीई प्लस ई एफ, बीई प्लस ई एफ, ठीक है। अब आप देखो एच को आप क्या करो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो ना, यहाँ से एच को आप, एच की वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हो आप, तो एच की वैल्यू रख लो, आपको बेसिकली निकालनी क्या है, एच ही निकालनी है, तो एच आप एलिमिनेट मत करो, बल्कि आप बी की वैल्यू रख लो, यहाँ से निकाल लो आप फ्रॉम 1, तो देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं इसको, h√3 इज इक्वल टू बीई प्लस ई एफ हो जाएगा ना, ठीक है, बीई प्लस ई एफ, बीई प्लस ई एफ, ठीक है। अगर आप यहाँ से बीई रख लेते हो, बी को, तो ई एफ आपका हट जाएगा, तो एच ही रख लो आप, ठीक है, एच रख लो, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एच इक्वल टू रख लो बीई, एच इक्वल टू बीई इंटू, सॉरी एच की वैल्यू रख लो बीई √3, तो बीई √3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, एच इक्वल टू बी √3 को 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, इज इक्वल टू बीई प्लस ई एफ, ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से देखो 3b b यानी 2b इज इक्वल टू, यानी जो ई एफ है
ई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई एफ इजिकल टू ट्वाइस बी। ये क्वेश्चन नंबर आप 3 मान लेते थोड़ी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ई एफ कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये इसका डबल है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, इसका डबल है इसका मतलब, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली हाइट निकालनी है, ठीक है ना। हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कवर करने में, ये डिस्टेंस को कवर करने में बैलून को कितना टाइम लगा होगा, 12 सेकेंड। कितना टाइम लगा, देखो देखो दिया है ना आपको 12 सेकेंड। और जबकि उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी बैलून की स्पीड कितनी थी, वो भी दी है ना आपको, बैलून की स्पीड दी है आपको, द स्पीड ऑफ द विंड, सॉरी स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो लगेगा, जो जो आपको जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, जो डिस्टेंस जो बीई जो हो जाएगी, ई एफ जो हो जाएगा, ई एफ देखो यहाँ से निकालेंगे, ई एफ ये डिस्टेंस होगी इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये टाइम कितना लगा इसको 12 सेकेंड, और 12 सेकेंड तो लगा, और इसकी स्पीड कितनी थी, तो विंड की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया ये 36 क्या हो जाएगा मीटर। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, सी डी इजिकल टू क्या है आपका, सॉरी ई एफ इजिकल टू कितना है 36 मीटर, ठीक है। ई एफ इजिकल टू 36 मीटर निकल गया आपका। तो फिर आपको ये ऊपर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो इन, इसमें देखो आपका ई एफ निकल गया ना, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ गया, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान, इसको यहाँ से इस ये है ना 2, या यहाँ से देख लो बी फ्रॉम, मतलब 1 से देख लो, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, देखो एच इज इक्वल टू, एच तो बेसिकली निकालनी है आपको, ठीक है ना। एच ही निकाल, एच निकल जाए तो हमारी टोटल हाइट स्क्वायर 1.35 जोड़ देंगे उसमें, बीई कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन 2, बीई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एफ अपॉन 2 यानी 36 अपॉन 2 यानी 18 इंटू √3, ठीक है ना। अब √3 की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है 1 पॉइंट, √3 की वैल्यू दी है आपको 1.73, तो 18 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लो जितना भी आएगा, ठीक है ना। थर्टी वन पॉइंट 14, ठीक है 31.14 हो गया। ठीक है 31.14 आपका ये आंसर आएगा। तो रिक्वायर्ड हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हाइट जो हो जाएगी आपकी 31.14 एच, इसमें आपको 1.35 प्लस करना पड़ेगा, 1.35 मीटर आपको प्लस करना पड़ेगा, जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 31.14 मतलब ये 32 पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 49 32.49 हो जाएगा, 32.49 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या है 35, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन एंड मीडियन दोनों चीज निकालनी है आपको, ठीक है। तो लेंथी तो होते ही है, 5 मार्कर है, तो आपको नेचुरली क्या ये लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग तो होते ही हैं। सो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको पूरा पेपर जो है 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। चलिए 35 में जाओ, आपको क्या निकालना है, मीन एंड मीडियन। तो आपको पूरी टेबल हम इस तरह से बनाएंगे ताकि हमारा मीन और मीडियन दोनों निकल जाए, ठीक है ना। इससे एक ही बार में काम बन जाए हमारा, ठीक है, 2 बार नहीं बनाएंगे। तो अभी आप सबसे पहले एक टेबल बनाओ। कैसी टेबल बनाओ, देखो सबसे पहले कैसी टेबल बनाओगे आप, यहाँ पर लिखो क्या, क्लास
ठीक है, क्लास हो गया। फिर यहाँ पर मिड वैल्यू लिखो, मिड वैल्यू या एक्स लिख दो, खाली मिड वैल्यू लिख रहा हूँ एक्स, ठीक है, मिड वैल्यू होती है पता है आपको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, उसके बाद आपको सी एफ भी लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको, क्योंकि आप मीडियन निकालना है तो उसी लिए जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है, ठीक है ना। और क्या पड़ दिया, अब आपको मीडियन निकालना है तो डेटा आपका कितनी, सॉरी मीन निकालना है, तो आप क्या करो, इसको आपको शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड से आप जो है ना आप लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से लगा सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये कैलकुलेट कर लो। उसके बाद और क्या करना है आपको, एक्स आई डी आई करना है, एफ आई डी आई, सॉरी एफ आई डी आई, बस। और क्या निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपको मीन भी निकल जाएगा इससे, सी एफ भी निकल गया, तो इस लेवल से आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासेस क्या है, 85 to 90 क्लासेस वाला बना लो, ठीक है, 85 to 90, ठीक है, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, कहाँ तक है, 115 तक है, तो 105 to 110 और 110 to 115 यहाँ तक है, ठीक है। और ये कॉलम आपको सम करने के लिए यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब आप मिड वैल्यू निकालो, देखो इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 85, उसको 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। एट्टी 87.5, ठीक है, 87.5 आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5 का डिफरेंस होता है, ठीक है, 5 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा, 92.5, फिर 97.5, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 102.5 और 107.5 और 112.5, ठीक है, ये होगा ना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 15, 22, थोड़ा लेंदी तो है ही है, ठीक है ना, 15, 22, 20, 18, 20, 18 के बाद 20 और 25, ठीक है, यहाँ तक हो गया, 25 है, ठीक है। नाउ सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना जाएगी, 15 प्लस करते जाओ उसको, ठीक है, 15 और कितना हो जाएगा 37, ये 57, 57 95, 120, ठीक है। तो 120 का सम आएगा, ठीक है, इसका मतलब n इक्वल 120 है। अब डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स, अब ए किसी को भी मान सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप इसको मान लो या तो, ठीक है ना, 97 को मान लो या फिर इसको मान लो, इसको मैं ए मान लेता हूँ, दिस इज योर ए, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया, 102 माइनस 0.5 क्या है, ए मान लिया, तो 87 माइनस दिस, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा अपॉन 15 अपॉन 5, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करोगे, ये सॉरी -3 हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 2 0 10 10 -2, ये हो जाएगा -1 0 1 2, ठीक है। एफ आई डी आई देखो, 15 इंटू -45, ठीक है, -45 यही है ना, एफ ये उसको मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू -44 -20, ठीक है, और 0
20 एंड 50। बस। अब सिग्मा एफ आपको ये एन तो सिग्मा ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, आप इसको जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि एन 120 आ गया। और आपको ये देखना है एफ आई डी आपको प्लस करना है, कितना हो जाएगा देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 50 में से 4 गया, कितना हो गया यहाँ पर +6 बच गया। ठीक है भाई ये 44 था ना, 50 में से 40 हो गया, +6 का बच गया और +6 इसमें और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 39। ठीक है ये -39 हो गया। अब मीन जो निकालना है आपको, मीन क्या होता है देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, ठीक है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है इंटू एच, यही तो होता है। तो ए कितना था यहाँ पर आपका, ये आपने कितना माना था 102.5, ठीक है ना, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -39 अपॉन एफ आई कितना है 120 इंटू एच कितना है 5, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपका आंसर आता है उसको लिख लो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको। अब कितना आएगा देखो ये 100.875 आ रहा है लगभग, ठीक है ना, जितना भी आपका आ रहा है 100.875 आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 100.875, ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज योर मीन। अब मीडियन निकालते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया 100 पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है 100.875। अब मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीडियन देखो कैसे निकालते हैं, मीडियन जो हो जाएगा आपको मीडियन भी निकालना, क्या हो जाएगा मीडियन क्लास कौन सी है देखो पहले मीडियन। अब यहाँ पर हाँ उसके पहले आपको एन इक्वल टू कितना है 120, दिस इंप्लाइज n/2 कितना हो जाएगा 60। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा 60 किसमें लाई कर रहा है आपको ये देखना है, 60 किसमें लाई करेगा इसमें, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 100 से 165, यानी यहाँ पर मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास ये हो जाएगा ना आपका 100 to 105। तो एल इक्वल टू कितना हो गया 100, लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन क्लास। तो मीडियन जो हो जाएगा आपका, देखना ध्यान देना, ये वाला हमारा मीडियन क्लास है, ये वाला 100 से 105 पूरा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें क्या है मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही तो करना होता है। एल कितना है आपका देखो 100, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, 100 प्लस n/2 60 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है 75 तो इसका 57 माइनस 57 डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है, इट इज योर 18 इंटू एच कितना है 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका मीडियन भी निकल आएगा, ठीक है ना। कैसे करोगे 60 माइनस 53, 3 6 जा 6, 5/6, 5/6 समथिंग कितना हो जाएगा 0.85 जो भी हो जाएगा ना, 0.8 से 8 समथिंग हो गए, तो ये हो जाएगा 99.2 या कुछ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना 90 या इसको जो भी आपका डेज कुछ आएगा यहाँ पर, इसको जस्ट कैलकुलेटेड, ठीक है ना 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। ठीक है चलिए जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मतलब 100 प्लस होगा, सॉरी 100 प्लस इतना होगा ना, तो 99 नहीं आएगा, इट इज 100 पॉइंट समथिंग आएगा, 100.8
83 आ गया, ये माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा, ठीक है। तो इतना आएगा, इसको कैलकुलेट डलवा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं 35 के। नेक्स्ट में क्या है, 35 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, और वाला पार्ट इसका है, एक और पार्ट भी है ना इसमें। इसमें क्या कहता है, द मंथली एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन पढ़ो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स अच्छा कोई मिसिंग है इसमें, ठीक है, एंड द मीन एक्सपेंडिचर 200। अच्छा एक्स तो आपको टोटल वैल्यू, टोटल फैमिलीज दिया है ना, तो एक्स तो निकल आएगा, आपको बेसिकली आपको मीन निकालना है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये जो और पार्ट है इसका, इसमें भी वही, आप पहले एक टेबल बना लो, ठीक है। मीन एक्सपेंडिचर को मैं सपोज यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर क्लासेस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्लास, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो, इसको टोटल करना है आपको, फ्रीक्वेंसी आपको एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 200 फैमिलीज दी हुई है आपको, ठीक है, 200 में से वो माइनस कर लो। और उसके बाद क्या है, इसको सबसे पहले वो आप निकाल ही लो ना पहले। देखो क्या होगा, सम आप देखो पहले इस तरह से कर लेते हैं, क्या है, 100 to 1500 है ना, कितना, 1000 है, 1000 में 1500, ठीक है। ऐसे ही 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू, ठीक है, 3000, कहाँ तक है, 3000 टू 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500, यही तक है ना, 4500 तक ही है, ठीक है। ये और एक और है, तो 4500 टू 5000, यहाँ तक तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 24, 40, 33 एक्स, 24, 30, 24, 40, 33, 24, 40, 33 एक्स 30, 22 एक्स 30, 22, 16, 7, 16 एंड 7, ये आपकी वैल्यू दी हुई है, एक्स आपको निकालना है। और लेकिन एक चीज और है, आपको एक्स पहले निकालो ना आप। देखो इन टोटल का सबका सम कितना है, द सम हैज बीन गिवन है 200, तो इसको प्लस कर लो ना आप, देखो 100 दिस प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 200, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ सेपरेटली इसको, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 माइनस 172, कितना आ गया, 170, तो कितना आ गया ये 28, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 28, ठीक है ना। बस ये फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर, आप एक्स इज इक्वल टू 28 आपको निकाल दो आप, ठीक है ना, बहुत इजीली आप इवन कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको निकालना है मिड वैल्यू। यहाँ पर क्या करना है, एक्स मिड वैल्यू मतलब इसको 1000 प्लस 1500, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1500 प्लस 1000, 2500 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 5 का डिफरेंस होगा ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको क्योंकि डेटा लंबा है तो आपको स्टेप डेरिवेशन मेथड ही अपनानी चाहिए। ए कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, 2750 को मैंने, दिस इज योर ए, ठीक है, एज्यूम मीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने ए इसको ले लिया। तो क्या करोगे,
एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर क्या लिखा होगा, एफ आई डी आई, कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें से आपको कितना हो गया ये, और 1500 अपॉन 5 3 आ जाएगा, ये 2, ये 1, ये 0, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये तो होगा, आप देखो माइनस कर, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -2 -1, ठीक है ना। उसके बाद एफ आई डी आई देखो, एफ आई डी आई मतलब दिस इंटू दिस, -72 -80, ठीक है, -33 0 30 22 44 48 और 28, ठीक है। अब इसको प्लस कर, इसको आपको ऐड करना है सबको। ऐड करने का मतलब कितना हो गया, प्लस को एक साथ ऐड करो, माइनस को एक साथ ऐड करो, तो आपका ये सम निकल आएगा। प्लस वाला कितना हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस करोगे, 30 44 48 28 को प्लस करो। क्या करना है आपको, 30 प्लस 48 प्लस 44, ठीक है, प्लस 30 प्लस 30, ये हो गया 152 आ गया, ठीक है ना। 152 माइनस 33 कर दो, -33, फिर -80, फिर -72, कितना आ गया, -33 -33 आ गया ना, तो -33 कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसीलिए लेंदी है थोड़ा सा। अब आपको क्या हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई आपको -3। अब मीन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एस, सॉरी अपॉन एफ, ठीक है, एफ आई या एफ जो भी है, ठीक है, इंटू एच, ठीक है ना, यही तो होता है। अब आपकी वैल्यू रख दो, ए कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 27150 प्लस एफ आई डी आई -33 अपॉन ए प्लस ए अपॉन एफ सिग्मा एफ 200, टोटल 200 है ना, एच 1500, ऐसे ही काट डालो, ठीक है। अब कितना हो गया है, यानी दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर जाओ, 2750 माइनस, देखो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे किसको, 33 को, तो कितना हो जाएगा ये, 165/2, तो कितना हो गया 82.5, ठीक है ना। तो जो भी आ रहा है इसको इतना लिख दो, ठीक है। 2750 को में से 82.50 को माइनस कर देना है आपको, कितना आएगा 2662.5, ठीक है, इक्वल टू 2662.5, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ये मीन हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो दोनों वैल्यू निकाल दिया आपने, एक तो एक्स की वैल्यू निकाली, इट वाज 28, और जो मीन आया आपका वो इतना आएगा रुपीज, ठीक है ना। फाइंड ऑल्सो मीन एक्सपेंडिचर इज योर, लिखोगे ₹266250, हेंस और द मीन एक्सपेंडिचर इज रुपीज दिस मच, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डी सेक्शन पूरा हो गया। नाउ कम टू सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई आप जानते हैं क्या है, दीज आर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी इसमें भी आपको क्या है वो दिया हुआ है, ऑप्शन है, ठीक है ना। 2 मार्कर में ऑप्शन भी है, और 1 मार्कर 1 मार्क प्लस 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन, और बहुत आसान है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो स्कोरिंग क्वेश्चन हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, काफी स्कोरिंग है, इसमें काफी अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, मिसेस शीला
visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. ठीक है ना? तो फिर क्या है? On the top layer of there are 3 jars. In the next layer there are 6 jars. In the third layer from the top there are 9 jars and so on. तो मतलब बेसिकली क्या है? जार्स को क्या किया आपने? उन्होंने अरेंज किया हुआ है. तो फर्स्ट लेयर में कितने थे? 3 जार्स. 30 कौन सा क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है ना? 35 हो गए. कौन सा है? 36 है. सॉरी 36 है. ठीक 36 है. 35 तो हो गए थे तब तो केस स्टडी के क्वेश्चन. तो फर्स्ट में कितने हैं? 3, 6 और 9 जार. यानी फर्स्ट में कितने जार थे? 3. सेकंड में कितने? 9. थर्ड में 9. सॉरी. ठीक है, इस तरीके से जार हमने अरेंज किए हुए हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एपी का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. बेसिकली तुरंत ही समझ में आ गया क्योंकि एपी बन रही है ना. 3, 6, 9 इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 3 है. फर्स्ट टर्म ए है. दिस इज एन एपी. ठीक है. On the basis of the above situation, answer the following question. Write an AP whose terms represent the number of jars in different layers starting from the top. Also find the common difference. तो ये तो AP तो ये लिख दिया मैंने, बगैर देखे ही लिख दिया था. तो फर्स्ट पार्ट करो. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? b इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया. AP आपने लिखो, कह रहा है AP लिख दी. सेकंड में उसी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था. तो d इज दिस 3 हो गया. सेकेंड पार्ट में आते हैं. इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड? जस्टिफाई योर आंसर. अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ. ठीक है, मतलब क्या, मतलब 34 इस एपी का कोई टर्म हो सकता है. मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द above AP भी क्या है? an मान लेता हूँ. ठीक है, nth टर्म ऑफ द AP भी क्या है? 34. मान लेते हैं कि जो nth कोई भी nth टर्म में nth रो में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं 34 जार्स को. तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? nth टर्म तो an होता है. a प्लस n माइनस 1 इंटू b. ठीक होगा. nth टर्म कितना होना चाहिए? 34 जार्स. a कितना है यहाँ पर? 3 प्लस n माइनस 1 आपको निकालना है इंटू डी क्या है आपका? 3. दिस इम्प्लाइज 31 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 31 अपॉन 3 समथिंग. 31 अपॉन 3 प्लस 1 यानी विच इज नॉट अ होल नंबर. ये क्या है? एक होल नंबर नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया? 34 कैन नॉट बी द a term of this NAP. The 34 cannot be the term of this AP because here n is coming out to be a fractional number, not a whole number. So we can say that we cannot arrange 34 jars in this pattern. ठीक है ना? We cannot arrange 34 jars. हम क्या कर सकते हैं कि 34 jars को हम इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना? चलिए, सेकेंड वाला हो गया. थर्ड में देखते हैं. थर्ड तो 2 मार्कर आपका है. ठीक है ना? 2 मार्क्स मिलेंगे आपको थर्ड में. इसमें आपका इसमें भी एक चॉइस दी होती है. इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n. ऑल्सो फाइंड एज इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज. तो n नंबर ऑफ रोज है मतलब आपको क्या निकालना है? n नंबर ऑफ रोज हैं. then layer find the expression for the finding the total number of jars in terms of n. total number of jars मतलब Sn निकालना है आपको. Sn इक्वल टू क्या होता है आपको जानते हैं? n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? n by 2 2 into a कितना है देखो? 3. ठीक है, प्लस n minus 1 into d कितना है? 3. बस सिंप्लीफाई कर दो, हो गया आपका काम. n इज इक्वल टू क्या होगा? n by 2 6 प्लस 3n माइनस 3. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको आप क्या हो गया? 6 माइनस 3 3n प्लस 3. ठीक है, 3n प्लस 3. दिस इज इक्वल टू n by 2 3n प्लस 3. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो n से. क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म. ठीक है ना? ये तो होगा. और नाउ यू हैव टू आल्सो फाइंड s
8, तो S8 निकाल लो आराम से, इसमें क्या है, S की जगह 8 रख दो, नहीं सॉरी M की जगह 8 रख दो, तो S8 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर S8 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 इंटू 8 24/2, ठीक है। तो कितना हो गया, नहीं सर 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, देखो ठीक है 108, तो 100 n इज इक्वल टू 108 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी S8 इज इक्वल टू 8 टर्म तक सम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, सिंपल। नाउ इसके और पार्ट देखो, अगर इसको आप नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपको दिया हुआ है, एंड ऑप्शन हैज बीन गिवन आल्सो, ठीक है, 2 मार्क्स में ऑप्शन दिया है। द शॉपकीपर एडेड 3 jars in each layer, हाउ मेनी jars आर देयर इन द 5th लेयर ऑफ फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप द शॉप, अच्छा ये ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 jars, ठीक है। अच्छा द शॉपकीपर एडेड 3 jars in each layer, तो 3 jars in each layer कर दिया, तो हमारा न्यू एपी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो और पार्ट देखो, तो न्यू एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 6 9 12, ऐसी तो हो जाएगा, ठीक है। सब में 6 3 6 प्लस कर दिया ना, तो हाउ मेनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर, मतलब आपको क्या निकालना है, A5 निकाल, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A कितना है, 6 प्लस 4 इंटू D, तो फिर भी वही रहा 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 18, तो जो 5th उसमें होंगे, जो लेयर में होंगे, दैट इज 8 आपके जार्स रखे होंगे, ठीक है ना। कितने रखे होंगे, 8 जार्स, ठीक है ना। चलिए सर 18 जार्स नोट 8, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 37। 37 में क्या कहता है, 37 देखो क्या है, ट्रायंगल के बेस क्वेश्चन है। एक आपको फिगर दी हुई है पहले तो, ठीक है, फिर एक सिमिलर ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग, द पिक्चर गिवन अबव shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one with the self is represented by triangle DEF, ठीक है ना। चलिए ठीक है, PQ is parallel to EF, ठीक है, so that triangle DPQ is similar to triangle DEF, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको क्या दिखाना है, ट्रायंगल DPQ, देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, DEF है, DEF ये PQ है, ठीक है, तो DEF DPQ आपको क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये इसके पहले तो करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, तो दो एंगल बराबर तो क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर ही हो गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। थर्ड एंगल अपने आप ही बराबर कॉमन है, तो यू कैन प्रूव दिस थ्योरम, दिस रिजल्ट वेरी इजीली, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये एंगल ये पैरेलल दिया है ना आपको, PQ इज पैरेलल टू दिस दिया हुआ है आपको, तो क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो इट मीन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इफ DP इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, DP इज इक्वल टू 50 है, DP इज इक्वल टू कितना है, DP कौन सा, ये 50 है, ठीक है, एंड P इज इक्वल टू 70, PE कितना है, PE 70 है, फाइंड PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। तो अब अगर आप जानते हैं कि अगर ऐसा है तो DP अपॉन ये ट्रायंगल सिमिलर था ना, देखो क्या था, आपने प्रूफ किया ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADEF, ये आपने प्रूफ किया, तो क्या हो जाएगा, DP अपॉन D, ठीक है, DP अपॉन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ अपॉन देखो DQ अपॉन DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ अपॉन
देखो पी क्यू अपॉन ई एफ, आपको क्या निकालना है, पी क्यू अपॉन ई एफ तो निकालना है। अब आपको डीपी कितना दिया हुआ है, देखो 50, डीई कितना हो जाएगा, डीई 50 प्लस 70 120 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, दिस इज, यही तो हो जाएगा, इसको 0 से काट दो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/12। तो आपको ये 5/12 आंसर आपका आ गया। ठीक है ना, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट में कहता है इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस डीई। देखो ए बी क्या है, बड़ा ट्रायंगल है ना, ए बी आपका ये वाला ट्रायंगल था, ए बी सी, ऐसे ना कुछ ए बी सी है। इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस डी, इफ ए ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5D, सॉरी ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5DE। अब इस ए बी और इसमें क्या रिलेशन था, इनके सिमिलर भी थे ना। अच्छा ये जो है इसी के, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसी के तो सिमिलर है, ठीक है ना, ए बी सी इसी के अंदर बना हुआ है। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है क्या है, here the largest triangle ABC represent the largest triangle is represented by ABC and the smallest one with self one with self is DEF represented by DF। जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है ABC और जो अंदर जो ट्रायंगल है वो DEF से शो किया गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। एंड ABC सिमिलर टू DF, ABC के आपको सिमिलर है DEF के, देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर इज ए कांस्टेंट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अब यह देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। AB अपॉन 5DE, तो AB अपॉन डी कितना हो जाएगा, AB अपॉन डी इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना है, AB अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा कितना, AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, सिमिलर है। अब नाउ दिस AB अपॉन डी कितना दिया हुआ है आपको, AB अपॉन डी कितना दिया है 5/2, AB अपॉन डी इक्वल टू 5/2। दिस इम्प्लाइज ये सब कितने बराबर होंगे, 5/2 के बराबर। ठीक है, 5 ये सब, दिस इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये तो यहाँ से ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सो दैट पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DF। अब देखते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये निकालना है आपको। ठीक है, ABC अब पेरीमीटर देखो, ABC क्या हो जाएगा, ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन DF का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस FE EF। ठीक है, ये तो होगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक AB अपॉन डी ये किसके बराबर है, 5/2। अब आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरम एक पढ़ी होगी, अगर ये रेशियो बराबर होते हैं तो इनका जो, अगर हम न्यूमरेटर को प्लस कर दें, यानी जो फर्स्ट टर्म को प्लस कर दें और जो डिनोमिनेटर को प्लस कर दें, वो भी रेशियो इन्हीं के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इट कम्स आउट टू बी 5/2। तो इट इज ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है ना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरम में इसको आप टी मान के प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रूव करना था आपको, कांस्टेंट 5/2 के बराबर ही आएगी। ठीक है, चलिए इसको आप बहुत आसानी से, इस थ्योरम को आप जो है क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर आप या तो इस तरीके से बता सकते हैं, या ए बी सी यहाँ की वैल्यू भी निकाल कर रख सकते हैं आप। तो आप कैसे ही करो 5/2 आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलूँ। इसके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और पार्ट भी होगा ना अभी तो, इसमें और पार्ट है। और पार्ट में इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ। ठीक है, ए एम आर, अच्छा मीडियंस है इसके, ए एम क्या है इसका मीडियन है, मतलब मीडियन का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड डी, अब मैं इसको मिटा दूँ, और एन जो है इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये है। ठीक है, ए एम एंड डी एन are medians of triangle ABC and DF respectively, then prove that triangle ABM is similar to triangle DM. ABM is similar to triangle, तो इसमें क्या दिक्कत है, मीडियन है मतलब, देखो पहले सिमिलर थे, ठीक है ना, मीडियन है मतलब क्या होगा, दिस अपॉन दिस। देखो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, आपको क्या दिया था पहले, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, तो दिया था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा था तो ए बी आपका जो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ जो रहा होगा बराबर किसके रहा होगा, अपॉन ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ डी एफ, सॉरी ये तो रहा होगा। ठीक है, एक तो ये चीज यही होगी, दूसरा क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर रहे होंगे। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ रहा होगा, ई रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, और अब इसमें क्या है इन ट्रायंगल, अब ये बराबर क्या हो गया, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीसी का हाफ आपने एम ले लिया, इसको टू साइड में अगर बी सी बाई टू अपॉन ई एफ बाई टू लिख देता हूँ इसको, ये तो इसको ए बी अपॉन डी, इसको मैं बी सी बाई ए बी बाई डी ई, ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है। ठीक है, और एंगल ए इजिकल टू, सॉरी एंगल बी इजिकल टू एंगल ई तो है ही आपके पास। ठीक है, सिमिलर है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से बी सी अपॉन टू कितना हो गया, बी एम अपॉन, और ये दिस ई एफ अपॉन टू कितना होता है, ई एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो क्या हो गया, ये करेक्ट एस, तो फ्रॉम, सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, डी ई एन, किससे, एस ए एस सिमिलरिटी से एक क्राइटेरिया, क्योंकि ये देखो साइड प्रोपोर्शनल है और इनका जो इंक्लूड एंगल है वो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब दीज आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चलिए कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, ये है आपका 38 क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये भी क्या है, मेटेलिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ठीक है, हाँ ठीक है, फार्मर गिरिधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक silo to store his harvested grains. If it is in the shape of a cylinder mounted by a cone, dimension of a conical part of silo is as follows. ठीक है, अब ये क्या कहता है, सिलो मतलब एक कोनिकल कोई बर्तन मान लो आप, ठीक है ना, एक बड़ा सा स्टोरेज करने का, ये इस टाइप का है, ये सिलेंडर होता है कहता है, और उसके ऊपर ये कोनिकल है, द शेप इज लाइक दिस, ऐसे कुछ है। ठीक है, ऐसे कुछ आपका ये शेप है, स्टोर करने के लिए ग्रेन को स्टोर करने के लिए कोई आपका कंटेनर है, दिस इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ सिलोज आर फॉलोज, रेडियस ऑफ द बेस 1.5 है, तो रेडियस 1.5 है, मतलब r इक्वल टू 38 क्वेश्चन देखो, r इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, लिख लिया मैंने, मान लिख लेता हूँ, हाइट है 2 मीटर, इसकी हाइट जो है 2 मीटर दी हुई है, तो यानी मैं सिलेंडर की हाइट स्मॉल एट से लेता हूँ तो 2 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि हाइट रेडियस दोनों के बराबर होगी कोन की भी, लेकिन हाइट इसकी अलग अलग हो सकती है ना।
डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर पार्ट ऑफ सिलो, ये हो गया कोनिकल। अच्छा कोनिकल पार्ट की है हाइट, इसकी हाइट है ये वाली हाइट, इसकी हाइट ये 2 मीटर है। सपोज ये कोन के लिए ले लो आप, दिस इज फॉर कोन, ठीक है। और अब रेडियस तो सिलेंडर के लिए भी उतना ही होगा, रेडियस 1.5, हाइट 7 मीटर है, इसकी हाइट 7 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है। ये क्या है, हाइट इसकी क्या है फॉर कोन, माना मैं एच कैपिटल एच लेता हूँ सिलेंडर के लिए, ये 7 मीटर है सिलेंडर के लिए, ठीक है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब दोनों की आपको हाइट डायमेंशन बता देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट फर्स्ट क्या है, बहुत आसान होता है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है देखो 2 मीटर, 2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6.25, दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा इसकी 2.5 मीटर, सॉरी। तो स्लैंट हाइट कितनी होगी 2.5 मीटर, फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है, पाई आर एल। पाई हैज बीन गिवन, नो पाई नहीं दिया हुआ है ना आपको, तो पाई नहीं दिया तो आप, तो यू कैन पुट इट एज इट एज पाई बाय 22/7, क्योंकि दिया तो है नहीं आपको, ठीक है ना। तो आप क्या आ सकते हो 22/7 ले लो। तो 22/7 इंटू आर कितना है 1.5 इंटू एल कितना है आपका 2.5 मीटर, ये आपका मीटर स्क्वायर, इतना जो भी आपका एरिया आता है इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या है देखो, थर्ड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सरफेस, कर्व सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। सिलिंड्रिकल पार्ट क्या आपको निकालना है, ठीक है ना। यदि खाली आपको तो CSA पहले तो CSA निकालो आप सिलिंड्रिकल पार्ट का, तभी तो कॉस्ट निकाल पाओगे आप। इक्वल टू क्या होता है 2πRH, 2 इंटू 22/7, आर है 1.5, एच है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1.3 इंटू 66 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल क्या हो जाएगी, रेट क्या है आपका, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹2000 पर मीटर स्क्वायर इंटू 66 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 30 तो आएंगे ही, ठीक है। और फिर क्या है, इतना रुपीज आपका कॉस्ट हो जाएगा, ₹1,32,000 आपका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल से। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, और पार्ट, ठीक है, तो मिटा देता हूँ। क्या है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ CO2 स्टोरेज ग्रेज, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो और पार्ट इसका टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर प्लस कैपेसिटी ऑफ दिस कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस यानी 2πr² प्लस 1/3πr²H, ठीक है ना। अच्छा मैंने इसका सिलेंडर का कैपिटल लिया ना, तो ये कैपिटल H ले लो और ये H ले लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, पाई और पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो πr² कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा H प्लस H, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करो, 22/7 1.5 आर तो वही है इंटू 1.5, ठीक है, इंटू H प्लस H कितना है देखो, ये है 2, ये है 7, कितना हो जाएगा 9 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा जो भी आ रहा है आपका 22, क्या ये 21.5 कितना आएगा 63.64 कुछ ऐसे आ रहा है,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 तो होगा, 1/3 आर, ये 1/3 एच होगा ना, 1/3, यहाँ पर h/3 होगा, ठीक है। h/3 होगा तो कितना हो जाएगा, इसको ध्यान में थोड़ा, तो h/3 का मतलब क्या हो गया, ये 9 मीटर क्यूब नहीं होगा, इट इज यूर h कितना है, h कितना है 7 प्लस h/3 2/3, ठीक है, इतना मीटर क्यूब जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लो। तो 22/7 इंटू कितना होगा 1.5, 2.25 इंटू कितना हो गया ये 23/3, ठीक है, ये हो जाएगा। दिस इज मीटर, ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी आ गई। अब कैलकुलेट तो आप खुद ही कर लो, ठीक है, कैलकुलेट करके आराम से आप आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी देखते हैं कितना आता है, 22 इंटू 2.25 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 21, डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, कितना आ रहा है 54.21, 54.21, इट इज कमिंग आउट टू बी 54.21 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टैंडर्ड के आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, आपको बेसिक का भी प्रैक्टिस करनी है और स्टैंडर्ड की भी, और ये पेपर तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर जो पिछली साल के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर थे, सैम्पल बिल्कुल वही फॉर्मेट है, सिर्फ क्वेश्चन का ही फर्क है, उनको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और PYQs को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको सेम इसी तरह रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेचर रिपीट होता है, मतलब एग्जैक्टली डेटा रिपीट नहीं होता, मगर कुछ क्वेश्चन तो डेटा भी रिपीट हो जाता है, लेकिन क्या है, नेचर तो हमेशा क्वेश्चन का वही होता है, टाइप वही होता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसीलिए दिए जाते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होता है, स्कोरिंग होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जाने से पहले अगर फिर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ सीख पाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।